नमस्कार साथियों, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लासेस चौहान सर साइंस में। इस क्लास से पहले हमने 5 पार्ट पढ़ लिए हैं यूनिट 6 के रासायनिक अभिक्रिया तथा उत्प्रेरक, और लगातार पांचों क्लास में अभी अभिक्रिया ही चल रही है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको भी आप बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगा लेना। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय, क्या होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और क्या होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया इरिवर्सिबल रिएक्शन। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है इस प्रकार की अभिक्रिया में, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में चलती है। और इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में लेफ्ट हैंड साइड में कौन होते हैं अभिकारक। धीरे धीरे अभिकारक किसमें कन्वर्ट होते हैं उत्पाद में, यानी धीरे धीरे अभिकारकों की सांद्रता में क्या होगी कमी होगी, और इधर कमी होगी तो इधर क्या होगी वृद्धि होगी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धीरे धीरे अभिकारकों की सांद्रता में कमी होती है तथा उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन एक और लिख सकते हो, यानी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, इस प्रकार की अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में हो। जैसे आपने कार्बन को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त हुआ CO2। तो कोयले का दहन। और इस अभिक्रिया की एक और खास बात है कि यह अभिक्रिया जिससे अभिकारक परिवर्तित होकर उत्पाद बनाते हैं और वापस उत्पाद से हम अभिकारक प्राप्त नहीं कर सकते। यानी एक पॉइंट और होगा इनका, इस प्रकार की अभिक्रिया में पुनः मूल पदार्थ, ये बात ध्यान देना, पुनः मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो हमने अभिकारक लिए जिससे भी उत्पाद बना उस प्रोडक्ट से हम वापस रिएक्टेंट प्राप्त नहीं कर सकते, वो कौन सी अभिक्रिया होगी अनुत्क्रमणीय। और इसकी एक और खास बात है, ये केवल एक ही दिशा में होती है। किस दिशा में होती है एक ही दिशा में होती है, ये यहाँ बता दिया गया एक ही दिशा में होती है और पुनः मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। और यहाँ एक लिख सकते हो, इससे नए उत्पाद का निर्माण होता है, नए उत्पाद का निर्माण होता है। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, या रासायनिक परिवर्तन के अंदर आप इनको काउंट कर सकते हो, क्योंकि हमने रासायनिक परिवर्तन में पढ़ा कि रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिनमें रासायनिक गुण बदलते हैं। ध्यान देना,
भौतिक गुण नहीं बदलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वह होती है जिससे मूल पदार्थ वापस प्राप्त नहीं होते हैं। तो क्या अनुत्क्रमणीय में मूल पदार्थ प्राप्त होते हैं? नहीं होते हैं, तो आप इन्हें रासायनिक परिवर्तन में डाल सकते हो। तो इस प्रकार अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक नए उत्पाद का निर्माण करेगा और धीरे धीरे अभिकारकों की सांद्रता में क्या होगी? कमी, और इधर से कमी होगी तो ये है अभिकारक और इनकी सांद्रता में कमी होगी और उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। पढ़ेंगे दूसरी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय आपको नॉर्मल परिचय इसी चैप्टर में बताया था, जो दोनों दिशाओं में होती है तो जिन्हें हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं और इन्हें एक प्रतीक द्वारा व्यक्त करते हैं। आपको साम्य अवस्था में बताया था वहां। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, ज्यादा हार्ड नहीं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक, आपको पता है अभिकारक क्या होता है? रिएक्टेंट। जो अभिक्रिया के क्या आता है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड में आता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद तथा पुनः उसी परिस्थिति में उसी समय उन्हीं परिस्थितियां वही होनी चाहिए, जैसे कि टेम्परेचर कितना था, प्रेशर कितना था, कौन सा सॉलिड था, कौन सा लिक्विड था, परिस्थितियां वही होनी चाहिए। उसी समय उसी परिस्थितियों में उत्पाद से अभिकारक का निर्माण होता है। यानी ज्यादा हार्ड नहीं है। उत्क्रमणीय यानी दोनों, रिवर्सिबल का, जैसे कोई गाड़ी बैक लेते हैं तो बोलते हैं रिवर्स, और वापस आगे भी ले सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया जो आगे भी हो सकती है, यानी अग्र दिशा और पश्च दिशा, ये होती है बेस्ट साइंस की लैंग्वेज। यानी ऐसी अभिक्रिया जो अग्र दिशा तथा पश्च दिशा में होती है। और आप यहां लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जो आगे और पीछे यानी दोनों दिशाओं में संभव हो, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे इसमें एक ये चीज रहेगी कि इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन में हम पुनः मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट ये लिखना, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने कोई अभिकारक लिया A और दूसरा अभिकारक लिया B, जब ये दोनों अभिकारक अभिक्रिया करेंगे, किसी रासायनिक संयोग द्वारा जुड़ेंगे, तो हमें मान लो C प्लस D यानी दो उत्पाद प्राप्त हुए। अब ये दोनों उत्पाद, ये अभिक्रिया ऐसे भी हो सकती है, C प्लस D से वापस क्या प्राप्त हो सकता है? A प्लस B। यानी इन दोनों को मैं कंबाइंड लिखूं तो A प्लस B और ये C प्लस D। तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो आगे भी होती है, पीछे भी होती है, यानी अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में होती है,
जिन्हें हम क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं में हम पुनः मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं और ये दोनों दिशाओं में होती है। और एक बात और चाहो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, इसमें रासायनिक साम्य, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रासायनिक साम्य संभव है। रासायनिक साम्य स्थापित होता है, इसे बोलते हैं रासायनिक साम्य। एक साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट, जो किसमें प्राप्त होती है, केवल उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। तो हमने अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय में बिल्कुल अंतर पढ़ लिया है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप हो सकता है, अंतर स्पष्ट करो। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अंतर इंपॉर्टेंट लगना, इसको भी आप 100% पूछने लायक क्वेश्चन है कि उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं। तो हमने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय पढ़ ली। आगे वाली आज की जो रिएक्शन है, जो उदासीनीकरण, पहले तो आप इसको बोर्ड के व्यू से अपने इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये रिएक्शन अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है कि उदासीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, विद एग्जांपल समझाइए, यानी उदाहरण सहित समझाइए। इस चैप्टर में 1 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो अभिक्रिया में से अगर परिभाषा का क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसको पिकअप करेगा। फिर अगर बड़ा क्वेश्चन लेना है तो हम आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीकरण तथा अपचयन विद्युत ऋणता के आधार पर वो समझाना, H+ इलेक्ट्रॉन की कमी व वृद्धि के आधार पे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इनको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा अम्ल सार के बारे में ज्ञान होना चाहिए। हम जो आगे चैप्टर लेंगे, एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल सार लवण में, उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण क्या होता है, सॉरी अम्ल और सार क्या होता है। तो आज की क्लास में हम उदासीनीकरण समझते हैं, यानी इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक प्रबल अम्ल, एक प्रबल अम्ल, जो प्रबल अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में ज्यादातर H+ आयन की संख्या अधिक होती है। एक प्रबल अम्ल तथा एक प्रबल सार, एक प्रबल सार परस्पर क्रिया द्वारा लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल सार जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिजल्ट के रूप में एक तो आपको मिलेगा लवण और उसके साथ हमेशा मिलेगा जल। तो यानी प्रबल अम्ल, थ्योरी के अनुसार प्रबल अम्ल और प्रबल सार, तो क्या मिलेगा, लवण व जल। और यहाँ आप चाहो तो अम्ल और सार भी ले सकते हो, प्रबल और दोनों प्रबल लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे एक दुर्बल ले सकते हैं, एक प्रबल ले सकते हैं। तो में प्रबल अम्ल जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्रिया करेंगे तो यहां बनेगा NaCl लवण और साथ में बाहर निकलेगा जल, यानी सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। यहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो आपको कॉम्पिटिटिव के लिए आपके अलग से प्लेलिस्ट है, वहां जाके देखिए। लेकिन यहां मैं थोड़ा सा बता देता हूं, एग्जाम में पूछा जाता है सिंपल साल्ट यानी साधारण लवण का सूत्र या साधारण लवण की पीएच वैल्यू। इनकी पीएच वैल्यू होती है 7, कितनी होती है, एग्जैक्ट 7। और साधारण नमक बोलते हैं इसे, अन्य नाम साधारण नमक या केमिस्ट्री में सोडियम क्लोराइड। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अम्ल और सार जब आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, या मैंने दोनों स्ट्रॉन्ग लिए हैं। और जब
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो जो रिजल्ट मिलेगा न्यूट्रल मिलेगा, जिसे हम कहेंगे लवण। अगर यहाँ एक और दो रिएक्शन बता देता हूं आपको। अगर आपने एक तो ले लिया प्रबल, क्या ले लिया, प्रबल अम्ल, क्या ले लिया, प्रबल अम्ल, और उसी के साथ आपने अगर ले लिया दुर्बल सार, क्या ले लिया, दुर्बल सार, क्या ले लिया, दुर्बल सार। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल सार आपस में क्रिया करेंगे तो अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया के अनुसार जब भी एक अम्ल होगा और एक सार होगा तो हमेशा बनेगा लवण, यानी यहां प्राप्त होगा लवण और साथ में प्राप्त होगा जल। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये कैसा व्यवहार करेगा। जो चीज आप स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हो यानी जिसका स्थायित्व तो ज्यादा है, यहां स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये लवण है, लेकिन इसकी प्रकृति है अम्लीय लवण। इसे आप क्या बोलेंगे यहाँ पे अम्लीय लवण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अम्लीय लवण बोलेंगे। और अगर दूसरी यहां मैं दुर्बल अम्ल ले लूं, क्या ले लूं, दुर्बल अम्ल, और साथ में ले लूं प्रबल सार, क्या ले लूं, प्रबल सार, तो जो भी प्राप्त होगा इस अभिक्रिया के अनुसार प्राप्त तो क्या होगा, लवण प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, लवण, और साथ में क्या प्राप्त होगा बच्चों, जल। लवण के साथ क्या प्राप्त होगा, जल। लेकिन ये लवण को किसकी प्रकृति होगी, इस लवण की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय लवण होगा या अम्लीय लवण होगा। जब आप 11th में आओगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे क्षारीय लवण क्या होता है, अम्लीय लवण क्या होता है, लेकिन ये जो लवण है ये होगा क्षारीय लवण। इसे हम क्या बोलेंगे, क्षारीय लवण, क्या बोलेंगे, क्षारीय लवण। अगर आप लवण के साथ एक ध्यान देना, ये हमारे पास एक लवण है NaCl, और इसके साथ आप ये प्रबल अम्ल और दुर्बल सार, तो जो प्रबल होगा उसका स्थायित्व होगा और जो यहाँ प्रबल सार है तो उसका स्थायित्व होगा, यानी लवण होगा लेकिन कौन सी प्रकृति का, क्षारीय, क्योंकि प्रबल कौन है, सार। और अगर प्रबल होगा तो लवण होगा लेकिन अम्लीय लवण होगा, जो चीज प्रबल होगी उसका स्थायित्व होगा। तो आज की क्लास में हमने 3 रिएक्शन पढ़ी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज्यादा हार्ड नहीं है। जब अम्ल तथा सार क्रिया करेंगे हमेशा क्या बनेगा, लवण तथा जल। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।